मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, हिंदी विभाग, बहरी स्मारक महाविद्यालय बसमत, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से आज हम बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी का पेपर कथ्यतर गद्य इस अभ्यासक्रम के अनुसार, इस पाठ्यक्रम के अनुसार हमने निबंध देखे हैं और आज हम रेखा चित्र देखने वाले। तो मेरे छात्रों, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद हम बीच में कुछ छुट्टियों का समय बीच में चला गया, इसके बाद हम आज ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम आज यहाँ पर रेखा चित्र ले रहे हैं और रेखा चित्र का नाम है, रेखा चित्र का शीर्षक है रज़िया। रज़िया इस रेखा चित्र के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो हम इस रेखा चित्र को देखने से पहले हम रेखा चित्र इस विधा को संक्षिप्त में हम समझेंगे कि रेखा चित्र क्या कहते हैं। हमारे साहित्य में दो विधाएं हैं, विधाओं की दो धारा है, गद्य और पद्य। और गद्य में कई विधाएं हैं, जैसे कि कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, डायरी, उसके अंतर्गत रेखा चित्र आता है, जैसे संस्मरण है वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर रेखा चित्र देख रहे हैं। तो रेखा चित्र का अर्थ क्या है, रेखा चित्र से तात्पर्य क्या है, रेखा चित्र विधा से हम क्या अर्थ लेंगे। तो रेखा चित्र को हमको समझने के लिए एक उसकी परिभाषा या उसके लिए कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से हम ये देखते हैं कि हम जब कोई चित्र बनाते हैं, कोई मतलब में ड्राइंग करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो रेखाओं से रेखाओं को जोड़कर चित्र बनता है। और वो रेखाओं से रेखाएं जोड़कर जब हम चित्र बनाते हैं और सिर्फ वो चित्र नहीं रह जाता, उस चित्र को हम पूरा सजीव बनाने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए हम उसमें रंग भरते हैं कि जिस तरह का चित्र है उस हिसाब से हम उस चित्र में रंग भरेंगे। और जब हम उस चित्र में रंग भरते हैं तो वो चित्र जो है हमारे आंखों के सामने जैसे सजीव प्रतीत होता है। जैसे कि हम किसी ग्रीनरी का, कोई हरियाली का, या कोई सूरज उगता हुआ, सूरज डूबता हुआ निसर्ग चित्र ले रहे हैं, या किसी स्त्री का चित्र, उसके सौंदर्य का चित्र, या फिर किसी भी चीज़ का हम चित्र बनाते हैं, तो उस चित्र के अनुसार उसमें रंग भरते हैं। जैसे कि उगता हुआ सूर्य है तो चारों ओर हरियाली है, सूर्य का कलर वगैरह वगैरह, तो तब वो चित्र सजीव, हम कहते हैं कि अरे ये उगता हुआ सूरज। चित्र देखते ही हम कहते हैं कि ये उगते हुए सूर्य का चित्र है या डूबते हुए सूर्य का चित्र है, सुबह का दृश्य है या सांझ का दृश्य है। तो ये सब रंगों से ये चित्र हमको समझ में आता है। ठीक वैसे ही जब हम या लेखक अपने अतीत के घटना को लेकर उन एक एक घटना की रेखाओं को जोड़कर उसमें शब्दों से रंग भरता है। शब्दों से रंग भरने का मतलब उसको सजीव बनाता है। और जब अपनी बीती हुई घटना को फिर से याद करके उसको रेखांकित करता है, शब्दबद्ध करता है, और ऐसे शब्दों से उसको प्रस्तुत करता है कि पढ़ने वाले पाठक के आंखों के सामने एक सजीव चित्र उभर कर सामने आता है। ऐसा लगता है कि ये घटना हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही हो, जबकि वो लेखक के जीवन में घटित हुई होती है, या फिर लेखक अपने जीवन के अनुभव से, अपने यादों से, अपनी स्मृतियों से ये रेखाओं को रेखाएं जोड़कर शब्दबद्ध करके उसमें शब्द रूपी विचारों के, भावों के रंग भरता है। तब ये रेखा चित्र जो है सजीव प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही ये रज़िया नामक रेखा चित्र जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने, पाठकों के आंखों के सामने एक सजीव चित्र प्रस्तुत हो जाता है रज़िया। रज़िया यहाँ पर प्रमुख पात्र है इस रेखा चित्र का। रज़िया यहाँ पर एक चूड़ीहारी, यानी कि चूड़ियाँ पहनाने वाली एक स्त्री। तो इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन हम यहाँ पर पहले रेखा चित्र को हमने स्पष्ट कर दिया कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम लेखक का परिचय देखेंगे कि संक्षिप्त में रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय, जिन्होंने ये रज़िया नामक रेखा चित्र लिखा है। तो इनका परिचय हम यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि इनका जन्म 23 दिसंबर
1902 में उनका जन्म मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर ग्राम में हुआ, या फिर उनके जन्म को लेकर मुझे एक दो जगह उनका जन्म अलग भी पढ़ने में आया 1899, तो पता नहीं अब 1899 है या 1902 है। तो मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ और इनका निधन जो है 7 सितंबर 1968 को इनका निधन हुआ। तो हम देखते हैं 1902 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनका निधन हुआ, और 1920 में आपने यानी कि लेखक ने अध्ययन छोड़कर महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। और हम देखते हैं कि हिंदी के साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल के लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक अलग विशिष्ट स्थान है। और ये सिर्फ लेखक ही नहीं थे, लेखक होने के साथ साथ ये एक महान विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी, पत्रकार और संपादक भी रहे। इनके संपादक किए हुए पत्र जो है तरुण भारत है, किसान है, बालक है, कर्मवीर है, नई धारा है आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। और हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के ये प्रसिद्ध रचनाकारों के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने सिर्फ रेखा चित्र ही नहीं लिखा है, बहुत सारी रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। उपन्यासों में इनका उपन्यास है पतितों का देश, कहानी में है इनका चीता के फूल, और रेखा चित्र में है माटी के मूर्तें, और शब्द चित्र जो है गेहूं और गुलाब, और इनके द्वारा लिखा हुआ संस्मरण जो है जंजीर और दीवारें। और ये जो रेखा चित्र, रजिया नामक रेखा चित्र जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेखा चित्र जो है ये इनका रेखा चित्र माटी के मूर्ते, इससे ये लिया हुआ है। रेखा चित्र माटी के मूर्ते इस संग्रह में इनका पहला ही यानी कि रेखा चित्र जो है रजिया नाम से है। तो हम यहाँ पर रेखा चित्र का संक्षिप्त में परिचय देख चुके हैं, हम लेखक का परिचय देख चुके हैं, और अब हम आते हैं रेखा चित्र पर। रेखा चित्र यानी कि रजिया नामक रेखा चित्र पर। तो रेखा चित्र में यहाँ पर रजिया जो है एक चुड़ीहारिन है। यहाँ मैं संक्षिप्त में पहले तो लेखक ने इस रेखा चित्र के द्वारा हमको क्या संदेश दिया है, इनके इस रेखा चित्र लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर संक्षिप्त में देखेंगे कि रजिया यहाँ पर एक व्यक्तिमत्व है, एक स्त्री व्यक्तिमत्व है रजिया। लेकिन इसके साथ साथ इस रजिया रेखा चित्र में लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता, आदर्श प्रेम, सौहार्द के साथ साथ एक आत्मीय संबंध, जो एक बहुत ऐसा अपनेपन का संबंध होता है, उस संबंध को उजागर करने वाला और एकता का संदेश देने वाला, साथ ही साथ आज के वातावरण में हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम के बिगड़ते संबंधों की ओर संकेत करते हुए लेखक ने ये रेखा चित्र लिखा है। ये रेखा चित्र एक आदर्श प्रेम का प्रतीक है, जिसमें ना कोई जाति मायने रखती है, ना कोई भेदभाव यहाँ पर मायने रखता है, ना रूप रंग यहाँ पर मायने रखता है, ना उम्र, ना सामाजिक बंधन, ना ही कोई व्यवसाय छोटा बड़ा कि भाई ये चूड़ीहारिन और लेखक जो है एक प्रतिष्ठित घराने की। तो यहाँ पर कोई व्यवसाय, कोई जाति, कोई रंग रूप, कोई प्रकार का यहाँ पर यानी कि कोई चीज़ यहाँ पर मायने नहीं रखती इस आत्मिक या अपनेपन के संबंध में, प्रेम के संबंध में। ये एक आत्मिक और आदर्श प्रेम की लेकर कथा है, जो कि उच्चतम कोटि का ये रेखा चित्र माना जाता है, जिसमें एकता और सहिष्णुता की सीख हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि आज के दौर में किस तरह से व्यवसाय बदल रहे, क्योंकि धर्म के अनुसार व्यवसाय पहले था कि भाई मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो छोटे तबके के जो चूड़ियाँ पहनाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे काम थे जो मुस्लिम समाज के ही लोग करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। मुस्लिम समाज के लोग चूड़ी पहनाने वाले अब हर धर्म के पहनाने वाले हो गए। तो यहाँ व्यवसाय भी धर्म में बढ़ गया है, उपजीविका भी धर्म के अनुसार बदल गई है, मोहल्ले धर्म के अनुसार बन गए हैं, यहाँ तक कि हम देखते हैं गांव भी नाम धर्म के अनुसार बन गए हैं।
और हम देखते हैं परिवेश पूरी तरह से धर्मों के अनुसार बढ़ गया है कि ये हिंदुओं का मोहल्ला है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, हिंदू लोग मुसलमान मोहल्ले में नहीं जाते, वहाँ पर वर्जित है, या मुस्लिम लोग हिंदुओं के मोहल्ले में नहीं जाते, वहाँ उन्हें जाना वर्जित है। ऐसी ऐसी अलग अलग बातें हमको यहाँ आज के दौर में हमको देखने को मिलती है। लेकिन लेखक यहाँ पर शुक्र मनाते हैं, वो कहते हैं कि ये बात अभी मेरे गांव में नहीं आई, यहाँ पर मेरे गांव में अभी भी कोई भेदभाव नहीं है। रेखा चित्र में ये संदेश के साथ साथ लेखक ने बहुत ही सुंदर ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है कि ग्रामीण परिवेश में किस तरह से हिंदू मुस्लिम सब एकता से सहिष्णुता से हंस बोलकर तीज त्योहार मिलकर बांटकर मनाते हैं। और यहाँ पर एक अपनेपन का कि वहाँ पर छोटा बड़ा ये कोई मायने नहीं रखता, वहाँ पर अपनेपन का एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर एक रजिया चूड़ीहारिन है जो घर घर जाकर महिलाओं को चूड़ियाँ पहनाने का काम करती है, और उसकी एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है रजिया, और जो बड़ी होकर वो भी एक निपुण चूड़ी वाली बन जाती है, चूड़ीहारिन बन जाती है। लेकिन ये रेखा चित्र जो है ये इसके कथानक जो है लेखक के अतीत से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं ना कि हम पिक्चर शुरू होती है और फ्लैशबैक में नायक या नायिका चली जाती है, वैसे ही लेखक भी अपने अतीत में चले जाते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो यह कथानक जो है लेखक के अतीत से लेकर लेखक के वर्तमान में आकर ठहर जाती है। तो वर्तमान में कुछ इस तरह से है कि लेखक अभी अच्छे खासी उम्र के अधेड़ उम्र के हो गए हैं, और लेखक जो है चुनाव के सिलसिले में प्रचार के लिए किसी गांव में गए, और वो गांव में गाड़ी से गए हैं, 4 व्हीलर से गए हैं, और धूल भरा गांव है और लोग जगह जगह खड़े हुए हैं। लेखक एक जाने परिचित नेता बन चुके हैं, उनके चुनाव को लेकर प्रचार चल रहा है, और लेखक यानी कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके साथ है, और लेखक खड़े हुए हैं। और ऐसे में एक छोटी सी लड़की आकर खड़ी हो जाती है और लेखक को सलाम मालिक करती है, और लेखक से कहती है कि मालिक आपको मेरी दादी घर पर बुला रही। ये सुनते ही लेखक हक्का बक्का हो जाते हैं कि ये कौन लड़की है, और वो लड़की देखकर उनके पूरे शरीर में जैसे यानी कि शरीर में कांटे आ जाते हैं, जिसको कहा जाएगा उनका शरीर पूरी तरह से हतभ्रष्ट वो हो जाते हैं, चौक यानी कि एकदम से हक्का बक्का सा उस लड़की को देखते रह जाते हैं कि अरे ये कौन है, ये छोटी सी लड़की तो रजिया है, और ये रजिया छोटी कैसी हो गई। यानी कि एक ऐसी छोटी लड़की उनके सामने खड़ी है जो हूबहू रजिया की कॉपी है, और वो कहती है कि मालिक आपको मेरी दादी बुला रही है। और जब वो लड़की लेखक से इस तरह से कहती है तो सभी आसपास खड़े हुए लोग कुछ रहस्यमय हंस रहे हैं, कुछ इधर उधर चल देते हैं। लेखक अपने आप में शर्मिंदा होते हैं कि मैं इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हूँ, और एक मामूली सी छोटी सी एक गंवार लड़की आकर इतनी भरी सभा में उनसे कहती है कि मालिक आपको मेरी दादी घर पर बुला रही है, वो इंतजार कर रही है। लेखक चुप हो जाते हैं, और सब लोग जब इधर उधर हो जाते हैं तो लेखक कहते हैं अनजाने ही मेरे पैर उस रास्ते पर चल देते हैं जिस रास्ते से वो छोटी सी लड़की गुजर रही है। और लेखक जब धीरे धीरे उस लड़की के पीछे पीछे जाते हैं तो जब एक मिट्टी से बना हुआ एक घर है, लिपा पुता साफ सुथरा, और वहाँ जब वो जाते हैं तो वहाँ एक बूढ़ी सी पतली सी काया वाली एक स्त्री खड़ी हुई है, जिसको लेखक थोड़ा सा पहचानने में उनको मुश्किल होती है। लेकिन जब उसकी बालियां चमक उठती है तो लेखक को पूरी तरह से याद आ जाता है, अरे ये तो वही रजिया है जो ये छोटी बालक की तरह दिखने वाली। और लेखक अपनी अतीत में चले जाते हैं जब पहली बार उन्होंने रजिया को देखा था। रजिया को लेखक ने पहली बार देखा था तो कथानक का आरंभ एक अतीत का जब आरंभ इस तरह से होता है जहां पर लेखक भी एक बालक है और रजिया भी एक छोटी बालिका है। लेखक वहां पर रजिया का एक विशिष्ट वर्णन करते हैं, उसको याद करके कि विशिष्ट रंग रूप वाली अद्भुत वेशभूषा पहने से, कानों में चांदी की बालियां जो बहुत चमक रही है, उसके गले में चांदी का हैकल है, पैरों में चांदी की गोलाइयां हैं
और भर बाहों की बूटेदार काली कमीज है और उसका गोरा सा चेहरा, और उस गोरे से चेहरे पर लटें जो बिखरी हुई है, उन बिखरी हुई लटों को संभालने में परेशान, और जिसकी नीली नीली चमकने वाली आंखें हैं। तो इस तरह से पहली बार लेखक ने एक ऐसी अद्भुत लड़की को देखा और देखते ही उसकी ओर एक टक वो देखते रहे। एक अद्भुत सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य जिसको हम कह सकते हैं। और लेखक जो है उस दिन से पहली बार जब रजिया को देखा, तब से ही उनके रजिया के साथ आत्मीयता के संबंध स्थापित हो गए। तो बचपन से लेकर आज तक लेखक कहते हैं कि वो आत्मीयता के संबंध जो है मेरे, वैसे ही रजिया के साथ। तो लेखक की यादें यहाँ पर बचपन की ताज़ा हो जाती है। लेखक बताते हैं कि मैंने जब पहली बार रजिया को देखा था, उस समय की बात ये है कि लेखक जैसे बताते हैं कि कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागते हुए बछड़े की तरह मैं उछलता कूदता स्कूल से घर आकर अभी अभी अपनी मौसी के घर बैठा था, और मौसी के घर छटके पके हुए ठेकुए खा रहा था और झूला झूल रहा था कि अचानक मेरे कानों में आवाज आई कि अरे देखना, बबुआ का खाना मत छू लेना। ये सुनते ही लेखक ने जब देखा, अजीबो गरीब रूप रंग वाली एक छोटी सी लड़की आकर लेखक के सामने 2 गज दूरी पर आकर खड़ी हो जाती। तो यहाँ पहली बार लेखक की उस रजिया से मुलाकात होती है। लेखक कहते हैं कि हिंदुओं की बस्ती में इससे पहले कभी ऐसी रूप रंग वाली लड़की उन्होंने नहीं देखी थी, जिसकी आंखों में अजीब सा नीलापन था, आकर्षक चेहरा था। लेखक कहते हैं कि हिंदुओं बस्तियों में गोरे चेहरे तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इस तरह की वेशभूषा पहने हुए, भर बाह की वेशभूषा पहने हुए ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी। और फिर लेखक बताते हैं कि जब वो लड़की को देखा और उसकी माँ को देखकर वो समझ गए कि ये एक चूड़ीहारिन की लड़की है। रजिया की माँ एक चूड़ीहारिन थी जो लेखक के घर अक्सर आया करती थी, और लेखक के घर घर जाकर मोहल्ले भर की महिलाओं को इकट्ठा करके वो चूड़ियाँ बेचा करती थी। तो लेखक के घर आकर वो चूड़ियों का जैसे बाजार लगा दिया करती थी, और मोहल्ले भर की महिलाएं आकर लेखक के घर में आकर वो चूड़ियाँ खरीदती थी। मोहल्ले भर की औरतों से वो चूड़ियों के सौदे पटाया करती थी। रजिया की माँ चूड़ी पहनाने में भी निपुण थी, सौदे पटाने में भी निपुण थी, और लेखक ने उस चूड़ीहारिन के साथ पहली बार इस रजिया को देखा था, और जिसे देखते ही वो रह गए। लेखक वो कहते हैं कि रजिया सहमी सहमी अपनी माँ के पीछे पीछे उसका पल्लू पकड़े कभी कभी लेखक के घर फिर आने लगी। लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि जैसे ही रजिया, उसकी माँ ने कहा कि बबुआ का खाना मत छू लेना, वो ठिठक कर वहीं सहम कर रुक गई। और लेखक की मौसी से यहाँ पर तात्पर्य है कि लेखक की माँ जो है बचपन में ही गुजर गई, और लेखक की माँ बचपन में ही गुजर जाने के कारण लेखक जो है बचपन से ही अपनी मौसी के यहाँ ही पलकर बड़े हुए। तो उनकी मौसी उन्हें एक माँ की तरह ही प्रेम करती है। तो लेखक की मौसी ने रजिया के हाथ में 2 ठेकुए और कसार ला कर रख दिया, और लेकिन रजिया वो उसे नहीं लेती। लेकिन रजिया की माँ जब उसे लेने के लिए आग्रह करती है तो वो ले लेती है, लेकिन अपने मुंह से भी उसको नहीं लगाती। तब यहाँ पर लेखक उस रजिया से, एक लेखक का भी बचपना है, रजिया का भी बचपना है, इसलिए लेखक उससे कुछ अटपटे से सवाल करते हैं। क्या तुम्हारे घर ठेकुए नहीं बनते? क्या तुम्हारे यहाँ छठ का व्रत नहीं होता? ये सब बातों के सवाल रजिया जो है ना में ही देती, और जब वो ना कहती है तो उसके कानों की बालियां हिलने लगती है, और जब उसके कानों की बालियां हिलने लगती है तो वो चमकने लगती है, और उसके चेहरे पर बालों की लटें आ जाती है, और उन लटों को संभालने में परेशान रजिया वहां पर दिखाई देती है। तो इस तरह से पहली मुलाकात में लेखक ने रजिया को देखा एक छोटी सी बालिका के रूप में, जबकि लेखक खुद एक बालक है।
जब रजिया की माँ का सौदा पूरा हो जाता है और फिर रजिया सहमी सहमी अपनी माँ के पीछे पीछे चल देती है, और जब रजिया जाने लगती है तो लेखक कहते हैं कि मैं भी एक अनजान डोरी से बंधकर कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चला गया। और लेखक की यही भावुकता को देखकर, लेखक की यही आकर्षकता को देखकर रजिया की माँ, उसके चेहरे पर एक रहस्यात्मक हंसी आ जाती है और वो ठिठोली में मजाक में लेखक से कहती है, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। इस तरह से जब वो लेखक से कहती है और रजिया की ओर देखकर, रजिया की ओर मुखातिब होकर कहती है, क्यों री रजिया, तुझे ये दूल्हा पसंद है? ये सुनते ही लेखक मुड़कर भाग जाते हैं और रजिया भी जो है यानी कि सहम कर अपनी माँ के पैरों से लिपट जाती है और रजिया की माँ जो है खिलखिलाकर हंसने लगती है, मजाक दिल्लगी करने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश में किस तरह से एक आत्मीयता का संबंध, एक अपनेपन का संबंध, जहाँ पर एक छोटी सी व्यवसाय करने वाली चूड़ीहारिन जो घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचती है, लेकिन उनके परिवार में किस तरह से उसके साथ आदर्शता से, प्रेम से उसका स्वागत किया जाता है, उसके साथ यानी कि व्यवहार किया जाता है। तो ये आत्मीयता के संबंध यहाँ इस रेखा चित्र में हमको देखने को मिलते हैं। तो आज की इस भाग में हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और दूसरे भाग में इस रेखा चित्र के आगे की कथानक को हम देखेंगे। तो आज की ये कक्षा आपको, ये रेखा चित्र आपको समझ में आया होगा, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।